नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, अफसर या बाबू, ये वो लोग हैं जिनके भरोसे लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी जाने वाली सरकारें देश और राज्य चलाती है। सत्ता में नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये अफसर लोग हमेशा अपनी पुरानी कुर्सियों पर ही बैठे मिलते हैं। ऐसे में हर पार्टी, हर नेता पर अपनी योजनाओं, अपने वादों को क्रियान्वित करने हेतु इन नौकरशाहों से तालमेल बिठाना एक बेहद ही अहम और कभी कभी मजबूरन पड़ाव भी माना जाता है। इस तालमेल या मजबूरी का फायदा अमूमन नेताओं और नौकरशाहों की ओर से भ्रष्टाचार की शक्ल ले लेता है, जिस पर दोनों ही छोर से पर्दा डालने की कवायद होती रहती है। नेता चूंकि पब्लिक डोमेन में रहता है, इसलिए उससे जुड़े मामले आसानी से हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबुओं की भ्रष्टाचारी और उससे बच निकलने के दांव पेच अभी भी हमसे बहुत दूर है। आज इस वीडियो में हम प्रशासन एवं इन बाबुओं की मिली भगत का एक ऐसा नमूना पेश करेंगे जिसे जानकर आप विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे सामने है, लेकिन इस पर जानकारी लेना क्यों अभी तक किसी ने जरूरी नहीं समझा। चलिए अब आपको राजस्थान के सबसे बेहतरीन आईएएस अधिकारियों में से एक माने जाने वाले नीरज कुमार पवन के एक केस से रूबरू करवाते हैं। वैसे हमारे पास नाम तो बहुत हैं, नीरज कुमार पवन से कोई विशेष प्रेम या दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि वे बेहद ही चर्चित एवं लोकप्रिय आईएएस अफसर रहे हैं, इसलिए उनके नाम से आपको हम पूरा माजरा समझाना चाहते हैं। नीरज कुमार पवन राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले हैं और 2003 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। नीरज कुमार पवन को राजनीतिक रूप से भी वसुंधरा राजे एवं अशोक गहलोत दोनों ही का करीबी माना जाता था। अमूमन लोग ऐसा कहते हैं कि आईएएस लॉबी में सबसे अच्छा बैलेंस नीरज कुमार पवन का है। वे जितने करीबी गहलोत के हैं, उतने ही करीबी वसुंधरा के भी हैं। नीरज कुमार पवन की सियासी हैसियत, उनके रुतबे, उनकी लोकप्रियता को 2015 के समय लोगों ने मान लिया, जब विशेष वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर एक बार फिर से उग्र आंदोलन पर उतर आए थे। सूबे की सत्ता पर काबिज वसुंधरा यह बात भूली नहीं थी कि 2008 में इसी आंदोलन के चलते उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने की तर्ज पर वसुंधरा राजे ने आंदोलन के शुरू होते ही बातचीत की पेशकश कर दी। आंदोलन शुरू होने के 7 दिन बाद गुर्जर नेता किरोड़ी लाल बैंसला एक टेबल पर बैठकर वसुंधरा राजे के साथ चाय पी रहे थे। बैंसला को बातचीत की टेबल तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई नीरज कुमार पवन ने। लेकिन सफलता के इस मुकाम के बीच 28 अक्टूबर 2015 को आईईसी में फ्लैक्स व अन्य सामग्री प्रिंट करके सप्लाई करने वाली एक फर्म के मालिक ने नीरज कुमार पवन के खिलाफ एक टेंडर को पास करने के बदले में 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के लिए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई। लगभग 7 महीने बाद 17 मई 2016 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद तहकीकात हुई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने नीरज कुमार पवन के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की। इसके अलावा एक होंडा सिटी कार जो कथित रूप से एक दलाल के किसी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड थी, एक स्कूटी बरामद की, 4100 यूएस डॉलर और लाखों रुपए के गहने भी बरामद किए थे। राजस्थान की एंटी करप्शन यूनिट ने एक लंबी पूछताछ के बाद नीरज कुमार पवन को गिरफ्तार कर लिया और नीरज कुमार पवन जैसे लोकप्रिय ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी से राजस्थान के बाबू वर्ग में एक भूचाल ला दिया। दोस्तों, भ्रष्टाचार के ऐसे मामले भारत में बहुत आम बात है, लेकिन इस पूरे वीडियो में हम जिस मुद्दे को आपके सामने रखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत यहां से होती है। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने नीरज कुमार पवन के खिलाफ चार्जशीट दायर की और कार्यवाही अदालत में पहुंची। यहां तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन मुद्दा अदालत के उस नियम पर जाकर गंभीर शक्ल ले लेता है जहां नीरज कुमार पवन जैसे भ्रष्ट नौकरशाहों पर अदालती कार्यवाही तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसी ऐसे सक्षम अधिकारी जिसके पास आरोपी अधिकारी को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर हो, उससे कार्यवाही को आगे बढ़ाने हेतु सैंक्शन
यानी अनुमति नहीं ले लेता। अदालत इस तरह के सैंक्शन के लिए 4 महीने का समय भी देती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 3-4 साल गुजर जाने के बावजूद आला नौकरशाह एंटी करप्शन ब्यूरो को ऐसे केसेस में सैंक्शन नहीं देते और लंबे समय तक सैंक्शन नहीं मिलने के कारण कार्रवाई शुरू नहीं हो पाती। अब नियम है कि यदि इतने लंबे समय तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आगे की कार्रवाई का सैंक्शन नहीं मिलता तो भ्रष्टाचार की पूरी कानूनी कार्रवाई रद्द कर दी जाती है। यानी प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार के कारण जिस नौकरशाह को सजा मिलनी चाहिए थी वह दूसरे बाबुओं एवं प्रशासन की मिलीभगत साथ ही अदालत के इस नियम की आड़ में बच निकलता है और कुछ वर्षों बाद प्रमोशन के साथ अपनी बहाली भी करवा लेता है। हमारे पास ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, राजस्थान में 10 सीनियर ब्यूरोक्रेट सहित कुल 44 ऐसे अधिकारियों की सूची है जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने करप्शन के अलग अलग मामलों में लिप्त पाया है और उन पर चार्जशीट भी दायर की गई है। लेकिन एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट इन सभी मामलों में 3 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कार्रवाई शुरू नहीं कर पा रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा चाही गई सैंक्शन की रिक्वेस्ट पर लंबे अरसे से सोया हुआ है। नीशू कुमार अग्निहोत्री के केस में अगस्त 2020 तक 47 महीने हो चुके हैं। छगनलाल गोयल के केस में 31 महीने हो चुके हैं। अरुण प्रकाश शर्मा दुर्गेश बिश्वा के केस में 25 महीने, नरेंद्र कुमार थोरी के केस में 25 महीने, उषा रानी चौधरी के केस में 26 महीने, डॉक्टर पृथ्वीराज जिंगर राजेश वर्मा के केस में 21 महीने, डॉक्टर सुशील राठौड़ के केस में 20 महीने, गोपाल राम के केस में 19 महीने, विजय सिंह नहाता के केस में 13 महीने, आस मोहम्मद के केस में 10 महीने हो चुके हैं। ऐसे कई नाम हैं जिनको भ्रष्टाचार के मामलों में सजा होनी चाहिए थी, लेकिन आज वे बड़े ओहदे पर कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे मुद्दों पर अपनी नजर बनाए रखने वाले समाज सेवी एक्टिविस्ट निशांत शर्मा एवं अभिषेक सिंह राव ने एडवोकेट धर्मराज की सहायता से राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के इस काले सच को लोगों के सामने लाने हेतु विभाग को एक लीगल नोटिस भेजा है। बहुत ही स्पष्ट सवाल है कि जब एक संवैधानिक संस्था द्वारा किसी नौकरशाह को रंगे हाथ भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया है तो उस पर आगे की कार्यवाही के लिए अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा यदि 1 या 2 नौकरशाह के मामले में होता तो शायद समझा जा सकता था, लेकिन 50 से अधिक नौकरशाहों के केस में एक ही पैटर्न देख के हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ मामला कुछ और है और इस मुद्दे को जनहित में उठाना अति आवश्यक है। इस विषय को कानूनी दृष्टिकोण से समझने में हमारी सहायता करेंगे सीनियर एडवोकेट श्री संजीव पुनालेकर जी। जब राजनीतिज्ञों का विषय आता है तो हम सब जानते हैं कि वे भ्रष्ट है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी इनके मास्टरमाइंड होते हैं। भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कहां से किया जाए, कहां पे पैसे मिल पाएंगे, जनता को किस तरीके से लूटा जाए, इसकी सीख देने वाले ये आईएएस अधिकारी होते हैं। राजनीतिकों के विषय में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि उनके विरोध में जो अदालती मामले चल रहे हैं उनका जल्दी से निपटारा होने के लिए, सुनवाई जल्द से जल्द होने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए और उसकी जो सुनवाई है वो 2 साल के अंदर खत्म की जाए। परंतु आईएएस अधिकारियों के विषय में तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विषय में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। महाराष्ट्र जैसे राज्य में यह कानून बना है कि यदि 3 महीने के अंदर आपको अनुमति नहीं मिलती तो अनुमति मिली है यह मानकर अदालती कार्रवाई आगे जाती है। यही कानून पूरे देश में बनना चाहिए, राजस्थान में नहीं पूरे देश में बनना चाहिए और उसके कार्य क्षेत्र में, उसके दायरे में जो बड़े अधिकारी हैं आईएएस तथा आईपीएस उन्हें भी लाना चाहिए। इस विषय में एक जनहित याचिका भी हो पाएगी और यह होनी भी चाहिए जिससे सभी को न्याय मिले। हम ये भी देख रहे हैं कि आज हम अदालतों के सम्मान का जब विषय आता है तो हमें यह देखना चाहिए कि इस प्रकरण में कई मामले
3 साल 4 साल से प्रलंबित है। अदालतें प्रतीक्षा कर रही है, तारीख पर तारीख दे रही है, आज अनुमति आएगी, कल आएगी। एक तरह से जो जनता का जो पैसा है, पब्लिक फंड है, पब्लिक मनी है, उसका एक दुरुपयोग है। करोड़ों रुपए इस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं और अदालतों का अवमान भी हो रहा है। आर्य चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी, न्यायाधीश यदि भ्रष्ट है तो उसे एक ही शासन है, वो है देहांत शासन। अब ये जो बड़े अफसर है, ये जब ऐसे निर्णय लेते हैं कि अनुमति नहीं देंगे, तो एक तरह से यह न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें जो भी सम्मिलित लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी कानून होना चाहिए। यदि हम दहशतवाद के विरोध में कानून बनाते हैं और उसे देहदंड का प्रावधान करते हैं, तो क्यों न भ्रष्टाचार, यह भ्रष्टाचार ज्यादा लोगों को खत्म करता है दहशतवाद से या टेररिज्म से। तो यह भ्रष्ट अधिकारियों को और विशेष रूप से बड़े अधिकारियों को शासन देने के लिए ऐसा भी एक प्रावधान होना चाहिए। कुल मिलाकर इस केस से नौकरशाहों के भ्रष्टाचार एवं एक दूसरे को बचाने वाली करतूतों का सच सामने आता है। सोचने वाली बात है कि यदि दोषी अधिकारियों को इसी तरह बचाया गया तो न केवल उनको दोबारा अपराध करने का बल मिलेगा, परंतु बाकी लोक सेवकों को भी भ्रष्टाचार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और यदि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं तो लोगों का न्याय व्यवस्था से भी विश्वास उठने लगेगा। यह समाज और राष्ट्र दोनों के लिए घातक होगा।